दोस्तों बात करते हैं साउथ एशियन पैसिफिक में माइक्रोनेशिया सब रीजन में स्थित दुनिया की सबसे छोटे आइलैंड कंट्री नारू की, जो मात्र 21 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां की टोटल पॉपुलेशन मात्र 10,000 है। अजीब बात यह है कि इस छोटे से देश में ट्रेन, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, पुलिस स्टेशन भी है। एक समय में यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। 16 के दशक में इस देश का पर कैपिटा इनकम दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा था। 1789 से 1968 तक दुनिया के कई देशों ने इस पर कब्जा किया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान शामिल है। क्या कारण रहा कि आज इस देश की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं रही, और क्यों दुनिया के ये डेवलप्ड कंट्रीज जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान लड़ते रहते थे इस पर अपने कंट्रोल के लिए? आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजन को विस्तार से इस वीडियो में। इस देश के इतिहास में एक मिनरल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो मिनरल है फास्फेट। फास्फेट को फास्फोरस में बदला जा सकता है, जिसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। दुनिया में 90% फास्फेट का उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में ही किया जाता है। फास्फेट ही एक कारण रहा इस देश को अत्यधिक अमीर बनने में, क्योंकि एक समय पर यहाँ से अत्यधिक मात्रा में फास्फेट का एक्सपोर्ट होता था इसके करीबी देशों में, और फास्फेट के अत्यधिक भंडारण के कारण ही कई डेवलप्ड देशों का नजर इस पर पड़ा, और अंत में एक्सट्रीम फास्फेट माइनिंग ही इस देश का बर्बादी का कारण। एक्सट्रीम फास्फेट माइनिंग के कारण पर्यावरण इस हद तक डिग्रेड हो गया कि एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ भूमि ही खत्म हो गई इस देश में। एग्रीकल्चर भूमि नहीं होने के कारण नारू के लोग वेस्टर्न कंट्रीज के फूड पर निर्भर करने लगे, जिसके कारण इस देश में मोटापे और टाइप 2 मधुमेह की दर में वृद्धि होने लगी। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग इसी देश में होते हैं। इस देश में 94.5% लोग मोटापे का शिकार हैं। इस ऑलमोस्ट राउंड शेप के देश में काफी कम लोग इसके बीच में रहते हैं। ज्यादातर लोग इस देश के समुद्री तट के किनारे रहते हैं। इसका भी मेन रीजन फास्फेट माइनिंग ही है, क्योंकि इस देश के बीच में काफी कम समतल जमीनें बची हैं। इस पूरे देश को हम एक सिंगल रोड से घूम सकते हैं, जिसे आइलैंड रिंग रोड कहते हैं। लेकिन इस देश में पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इस देश के लिए वीक में सिर्फ 2 दिन मात्र 2 देशों से फ्लाइट चलती है, ऑस्ट्रेलिया और फिजी से। इस देश के बारे में बहुत सारे फैक्ट जानने के बाद अब बात करते हैं इस देश के रोचक इतिहास। यह देश 3,000 साल पुराना है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती, नारियल और मछली पकड़कर अपने जीवन निर्वाह करते थे। 1798 में पहली बार यूरोपियन व्यापारी पहुंचा अपने स्नो हंटर जहाज के साथ। यह जहाज चीन सागर के रास्ते से गुजर रहा था। इस जहाज का कैप्टन था जॉन फिरेन। सैकड़ों नारूवासी इस जहाज के स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन कैप्टन जॉन फिरेन ने ना ही किसी को जहाज से उतरने दिया और ना ही कोई नारूवासी इस जहाज पर चढ़ने की साहस कर सका। इस आइलैंड की गर्म हवा, लहराते पेड़ के पत्ते और सफेद रेत वाले समुद्री तटों के कारण कैप्टन ने इसका नाम प्लीजेंट आइलैंड रखा। 1826 तक यह आइलैंड यूरोप के रेगुलर कांटेक्ट में आ गया, जब यूरोप के जहाज के कुछ लोग यहाँ फूड व्यापार करने लग गए। इस देश पर यूरोप का कंट्रोल होना बड़े ही हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि यूरोप से इस देश की जितनी दूरी है, पृथ्वी पर और कोई भी 2 देश की इतनी दूरी नहीं है। यूरोपियंस ने यहाँ अपनी सेम नीति अपनाई, जिस नीति से इन्होंने पूरे दुनिया पर कब्जा किया। इस देश में एंटर किए, व्यापार की शुरुआत किए और धीरे धीरे अपना पूरी तरह से इस पर कंट्रोल जमा दिए। 1888 में जर्मनी ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। जर्मनी द्वारा कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही 19 के आसपास जियोलॉजिस्ट सर अल्बर्ट एलियस एक चट्टान जैसी वस्तु का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें बताया गया था कि यह नारू की पथरीली लकड़ी है, लेकिन एलियस को यह सही नहीं लगा और उन्होंने बहुत जल्द ही पता लगा लिया कि यह लकड़ी नहीं, एक उच्च कोटि की फास्फेट अयस्क है। एलियस ने बताया कि इस आइलैंड के 80% भाग पर यह फास्फेट है। 1905 में जर्मनी के साथ नारू का डील हुआ फास्फेट माइनिंग को लेकर, और 1907 में पहली बार जर्मनी नारू से एक्सपोर्ट करने लग गया फास्फेट को। अगले कुछ दशकों में सैकड़ों हजारों टन फास्फेट एक्सपोर्ट किया गया नारू से। जर्मनी यहाँ से काफी कम दामों में फास्फेट को खरीदता था और दूसरे देशों में काफी महंगे कीमतों पर बेचता था।
ऑस्ट्रेलिया का नज़र बना हुआ था इस देश पर क्योंकि यूरोपियंस इतने दूर से आकर यहाँ काफी प्रॉफिट कमा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने फायदा उठाया जब 1914 में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था और कैप्चर कर लिया इस देश को। ऑस्ट्रेलिया ने खनन की प्रक्रिया सरल और तेज करने के लिए आधुनिक मशीनरी और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, रैंप लगाया जिससे एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। 1920 के शुरुआत में 2 लाख मैट्रिक टन फास्फेट एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जो अगले 2 दशक में बढ़कर 4 टाइम्स अधिक हो गया। 1942 में जापान द्वारा नारू पर आक्रमण किया गया। आक्रमण के बाद कुछ समय तक माइनिंग रुक गई, लेकिन जापान ट्रूप्स ने बहुत बुरा हाल किया इस आइलैंड का। युद्ध के अंत तक मात्र 600 नारूवासी ही यहाँ जीवित बचे थे। लगभग एक चौथाई लोगों को जापानी ट्रूप्स ने मार दिया था। इस बार यूनाइटेड नेशन ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और नारू को ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के ट्रस्टशिप के तहत दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों में एक बार फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। 1964 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नारूवासियों के पास प्रस्ताव रखा कि नारूवासी सेटल्ड हो जाएं क्राइस्ट आइलैंड पर और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी दी जाएगी, लेकिन नारूवासियों ने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। वो कंपनसेशन की मांग कर रहे थे और इसी आइलैंड पर इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। नारूवासी कंपनसेशन की मांग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ही इस देश को एक्सप्लॉइट किया था। नारू को इंडिपेंडेंस मिल गई 1968 में और इस देश ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया, जहाँ का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। आज नारू में पार्लियामेंट में 19 सीटें हैं और इन सीटों के लिए 3 साल के लिए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड ने कॉम्पनसेशन देने से इनकार कर दिया तो 1989 में नारू पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि नारू का पक्ष भारी पड़ सकता है उन पर, इस मामले का समझौता बाहर ही किया और ऑस्ट्रेलिया एग्री हो गया 1994 में 57 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसको कंपनसेशन देने के लिए और अगले 20 साल बाद 50 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर और देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बोझ को कम करने के लिए यूके और न्यूजीलैंड ने 12 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर दिए। यह समझौता कुछ हद तक नैतिक और कानूनी जीत थी नारू के लिए, लेकिन क्षति को देखते हुए यह कंपनसेशन आर्थिक रूप से बहुत ही कम था।